अब बढ़ते हैं हमारे ओपन मार्केट के ऑपरेशन के कंसेप्ट के ऊपर, क्योंकि इससे जो पहले है आपने CRR, SLR और बैंक रेट सबको समझ लिया। अब ओपन मार्केट कंसेप्ट क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो ओपन मार्केट कहाँ गया, एक सेकंड भाई, ओह शिट, अब यहाँ पर बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। बेटे ओपन मार्केट ऑपरेशन की जब बात चलती है ना, तो वहाँ पर बात करते हैं कि सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। अब सेल एंड परचेज किसके बीच में होगा, इट्स नॉर्मल। अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि RBI और हमारे कमर्शियल बैंक के बीच में रिलेशन बढ़ते आ रहे हैं कि RBI को ज़रूरत थी, सॉरी RBI ने लैंड किया मनी कमर्शियल बैंक के पास, कमर्शियल बैंक ने उसको फिर इंटरेस्ट दिया। ये सभी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑलरेडी इस वीडियो को डिलीट ही करते हैं, इतने पंखा चल जा बेटा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या कहते हैं, क्योंकि SLR, CRR, बैंक रेट तीनों को पढ़ने के बाद अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब देखो मैंने आपको बताया कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स की बात की जा रही थी RBI और कमर्शियल बैंक के बीच में हो रही थी कि कमर्शियल बैंक को पैसे की ज़रूरत थी, तो उसके साथ हमने बैंक रेट का एग्जाम्पल लिया था। उसके हिसाब से जब RBI ने एक स्पेशल रिजर्व बनाया था, कैश रिजर्व रेशो, जो कि कमर्शियल बैंक को RBI के पास डिपॉजिट करवाना था, उसका रिलेशनशिप भी हमने पढ़ लिया था कि उनके CRR के बढ़ने घटने से मार्केट में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल की जाती है। ऐसे ही हमने SLR के बारे में डिस्कस किया था। अब बारी आ जाती है ओपन मार्केट ऑपरेशन की। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन सीधा डायरेक्टली रिलेट करता है बेटा जी आपकी सिक्योरिटी से। सिक्योरिटी समझते हैं, शेयर से बात की जा रही है कि जब क्या करती है RBI शेयर्स को बाय या सेल करती है, तो उस केस में मनी का कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ठीक है। मान लीजिए, और ये जो RBI, जैसे कि मैं आपका छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ पर आप हैं और ये हैं शॉपकीपर, आप क्या हैं बायर और ये क्या हैं सेलर। आपके पास आपकी पॉकेट मनी थी केवल 150 रुपये, ठीक है। और आपने क्या किया, आप गए बर्गर वाले के पास, आपने क्या किया, बर्गर ख़रीदा और उसको क्या बर्गर वाले ने आपको क्या दिया, बर्गर दिया, और आपने उसको क्या करी, पेमेंट की। तो बर्गर मान लीजिए आपने पाँच नहीं, हम मान लेते 5 ही खरीदे, ठीक है। 5 बर्गर आपने 20-20 रुपये के खरीदे, तो कितने पैसे हो गए, 100 रुपये। आपकी पॉकेट से कितने पैसे जा चुके बेटा जी, 100 रुपये जा चुके। और इसकी पॉकेट में कितने पैसे आ गए हैं, 100 रुपये आ गए हैं। आपके पास अब कितने पैसे बच गए हैं, 50 रुपये बच गए। क्या आप 100 रुपये वाले कोई और चीज़ है उसकी डिमांड कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते।
क्योंकि आपके पास बैलेंस ही कितना बचा है, 50 रुपये बचा है ना। तो इसी तरह से अब यहाँ पर आप और डिमांड नहीं करेंगे, अब डिमांड नहीं करेंगे तो आगे से उस पर्टिकुलर चीज़ की सप्लाई भी नहीं होगी, है ना। सप्लाई नहीं होगी तो कहीं ना कहीं महंगाई को हम क्या कर रहे हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा रहा है। इसी तरह से सेम कंसेप्ट आपका आरबीआई और कमर्शियल बैंक में लगता है। आरबीआई क्या करता है, सिक्योरिटीज़ को सेल परचेज करता है जी। सिक्योरिटी को सेल परचेज करने का मतलब क्या है, मान लो आरबीआई ने मार्केट के अंदर सिक्योरिटी को सेल किया है, मीन्स कि इस टाइम हमारे पास क्या है, ये आरबीआई क्या है, सेलर है, ये क्या है, बायर है। इसके पास क्या थे, शेयर से, ये क्या करने वाला है, शेयर को परचेज करने वाला है ना। ठीक है जी। अब जैसे ही इसने आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को शेयर ट्रांसफ़र किए, ये क्या करेगा भाई, कमर्शियल बैंक को पेमेंट करेगा, और इसके पास क्या आ गए हैं, शेयर आ गए हैं। अब जैसे ही इसके पास शेयर पेमेंट जा चुकी है और शेयर आए हैं, तो पैसे कम रहेंगे, पैसे कम रहेंगे तो लोगों की डिमांड भी कम पूरी करेगा, लोगों की डिमांड लोगों की डिमांड कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी, कहीं ना कहीं ये इन्फ्लेशन का पॉइंट बन जाता है। फिर हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट में कि आरबीआई क्या कर रहा है, सिक्योरिटीज़ को बाय कर रहा है। ये है आरबीआई बेटा जी, ठीक है, ये है कमर्शियल बैंक। आरबीआई क्या है, बायर है, ये क्या है, सेलर है, ठीक है। इसने क्या किया, पैसे शेयर्स को ट्रांसफ़र कर दिया, ये क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। जिसके पास पैसा जाएगा, अब इसके पास पैसे बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो नॉर्मल सी बात है कि डिमांड भी क्या करेंगे, आसानी से पूरी करेंगे। डिमांड बढ़ेगी, पूरी होगी तो डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी है तो नॉर्मल सी बात है, जो मंदी आई थी उसको कंट्रोल किया जा रहा है ना। समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सेल ऑफ द सिक्योरिटी बाय द आरबीआई, आरबीआई के द्वारा सिक्योरिटी को क्या किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है। मीन्स सोक्स द लिक्विडिटी एंड द लीड टू द फॉल इन द कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का क्या किया जा रहा है, ओह शिट वेट, कमर्शियल बैंक का जो रिजर्व था उसको क्या कर दिया, गिरा दिया। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जब आरबीआई सिक्योरिटी को सेल करेगी, भी यहाँ पे सेलर है, ये क्या है, बायर है, इसने इसको दिया, नॉर्मल सी बात है, कमर्शियल बैंक क्या करेगा, पेमेंट करेगा तो इसका बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये कम होगा तो नॉर्मल सी बात है, जो क्रेडिट, जो कमर्शियल बैंक लोन देता था उसके पास पैसा ही नहीं बचा, क्या वो क्रेडिट दे पाएगा इतना अमाउंट का, बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा। तो क्रेडिट नहीं दे पाए तो डिमांड भी कम होगी, डिमांड कम होगी तो सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन भी कम होगा। ठीक है, इसको मैं एक खाली पेज पर लेके जाती हूँ, एमपीटी पेज, जहाँ पर हमने ये सब पॉइंट्स, ये देखो हमने सब पॉइंट 1 बाय 1 डिस्कस किए थे। अब देखो मैंने यहाँ पर लिया है आरबीआई और यहाँ पे है कमर्शियल बैंक। फर्स्ट केस मेरा ये है कि आरबीआई क्या है, सेलर है, और कमर्शियल बैंक क्या है बेटा जी, बायर है। अब सेलर क्या करेगा, शेयर को सेल करेगा, शेयर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और कमर्शियल बैंक क्या करेगी, इसके बदले में पेमेंट करेगी। अब इसके पास पैसे कम हुए, जैसे कि बर्गर खरीदने के बाद आपके पास 50 रुपये बच गए थे, इसी तरह से इसके पास भी रिजर्व जो है वो क्या गिर जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, पैसे ही कम होंगे तो क्या वो क्रेडिट देगा मार्केट में, बिल्कुल भी नहीं देगा। क्रेडिट नहीं देगा तो लोगों की डिमांड भी क्या नहीं होगी, पूरी नहीं होगी। डिमांड पूरी नहीं होगी तो नॉर्मल सी बात है, जो सप्लाई है मनी की वो भी क्या जाएगी, गिर जाएगी। मनी की सप्लाई गिर गई है तो क्या रहने वाला है, इन्फ्लेशन कंट्रोल होने वाला है। सिंपल सा लॉजिक है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मैं ये लेके चल रही हूँ कि जो आरबीआई है यहाँ पर बायर है, कमर्शियल बैंक जो है आपके यहाँ पर सेलर है। अब आरबीआई क्या करने वाला है, शेयर को परचेज करने वाला है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये पेमेंट करेगा और ये क्या करने वाला है, शेयर की ट्रांसफ़र करने वाला है। अब इसके पास क्या है, इसका रिजर्व, इसके पास पेमेंट रिसीव हुई है तो नॉर्मल सी बात है, रिजर्व क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। रिजर्व बढ़ रहा है तो क्रेडिट लोगों को दे सकता है। अब क्रेडिट होंगे
क्रेडिट कंप्लीट हो रहे हैं, लोगों को क्रेडिट दिया जा रहा है, तो लोगों की डिमांड भी क्या हो जाएगी बेटा जी, वो भी बढ़ जाएगी। लोगों की डिमांड बढ़ रही है तो नॉर्मल सी बात है सप्लाई भी बढ़ेगी। अब सप्लाई बढ़ रही है तो डिफ्लेशन भी कंट्रोल हो रहा है जी। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? बस सिंपल सा लॉजिक यही था। ठीक है, देखो कहाँ गया, ये देखो। ठीक है, सेम एज इट इज़ कंसेप्ट है, कुछ चेंज नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रेपो एंड रिवर्स रेपो। ये दोनों पॉइंट रह गए, फिर हमारा ये क्या है, क्वांटिटेटिव का टर्म, ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट बच्चे वो रेट होता है जब क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक को पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि मैम बैंक रेट में भी तो हमने यही पढ़ा था, है ना, बैंक रेट में भी तो हमने वही पढ़ा था। बट बैंक रेट और रेपो रेट में डिफरेंस होता है बेटा जी। डिफरेंस क्या है, एक सेकेंड, यहाँ पर आपको किसी भी तरह की सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। बैंक रेट में किसी भी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। कि जब अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन ले रहा है, मीन्स कि आरबीआई लोन दे रहा है किसको, कमर्शियल बैंक को, तो बैंक रेट डिसाइड होती है। तो बैंक रेट में किसी भी तरह की सिक्योरिटी एज ए प्रूफ, एज अ एविडेंस वो नहीं दी जाती थी। दूसरा, ये लॉन्ग टर्म के लिए दी जाती थी। ठीक है, अगर बात की जाए रेपो रेट के बारे में, रेपो रेट आपके लिए क्या होगी, आप एज ए एक सिक्योरिटी आपको पुटअप करनी पड़ती है और ये शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, शॉर्ट टर्म होती है, टेम्परेरी रिक्वायरमेंट को फुल करने के लिए होती है। समझ पा रहे हैं? चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो क्वालिटेटिव है। देखो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, एक ही वीडियो के अंदर कवर हो जाएगा। देखो क्वालिटेटिव की बात की जाए तो क्वालिटेटिव वो इंस्ट्रूमेंट है क्रेडिट को कंट्रोल करने का जो कि फोकस करता है केवल एक सेलेक्टेड एरिया के ऊपर। अब क्वांटिटेटिव के अंदर हमने 5 इंस्ट्रूमेंट पढ़े, CRR पढ़ा, कैश रिजर्व रेशो पढ़ा, SLR पढ़ा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो जिसे हम बोलते हैं, रेपो रेट पढ़ा, रिवर्स रेपो रेट पढ़ा, ओपन मार्केट पढ़ा। ये 5 इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़े हैं। अब क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं? वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो पर्टिकुलर एरिया के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, और उसके अंदर क्या आता है आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, देखो समझो इसको, बहुत आसान टॉपिक है। सबसे आसान टॉपिक अगर मैं कहूँ, सबसे आसान टॉपिक यही है। देखो क्या लिखा हुआ है, आपको लोन चाहिए। आप जो बच्चे देख रहे हैं ना, अपने आप को कमर्शियल बैंक मान लीजिए, ठीक है, और मैं क्या हूँ आपकी आरबीआई। ठीक है, ओके, ये हैं आप कमर्शियल, ये हैं आप, मैं हूँ आरबीआई। क्योंकि जब तक आप अपने आप को उस पोजीशन पे नहीं रखेंगे तब तक आपको वो सिचुएशन समझ नहीं आने वाली, है ना। अपने आप को क्या रखना है, उस पोजीशन पे रखना है। क्या है आप, एक सेकेंड, ओके, आप क्या है, कमर्शियल बैंक है, आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, और मैं कह रही हूँ कि मैं आपको लोन ऐसे ही नहीं देने वाली, आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। सिक्योरिटी समझते हैं कि इन केस आप मुझे पेमेंट ना दें तो मैं कहाँ जाऊँ भाई। आप ऐसे कुछ ना कुछ ऐसा सामान रखोगे, कुछ ना कुछ गिरवी रखेंगे जिसकी वजह से मैं अपने आप को सिक्योर समझूँ कि इन केस आप पेमेंट ना करें तो मैं उसको सेल करके, मार्केट में उसकी प्रॉपर वैल्यू होनी चाहिए, उसको सेल करके मैं उसको रिकवर कर सकूँ, है ना। तो आरबीआई यही कहेगा कि आप अपने, मेरे पास क्या रखें, सिक्योरिटी रखें। आपको लोन लेना था 1 लाख रुपए का, सिक्योरिटी रखी आपने 1 लाख के इक्वल ही। ठीक है, सिक्योरिटी रखी 1 लाख के इक्वल ही। सिक्योरिटी की वैल्यू जो थी वो भी क्या थी, एज ए 1 लाख रुपीज़। तो ठीक था, केस अच्छा चल रहा था। बट मैंने क्या कहा, अगर आपको 1 लाख रुपए का लोन लेना है ना, तो आपको कम से कम 1,20,000 की वैल्यू रखनी पड़ेगी मेरे पास एज ए सिक्योरिटी। अगर आपको 1 लाख रुपए एज ए लोन लेना है तो आपको सिक्योरिटी क्या रखनी पड़ेगी, 1,20,000
रखनी पड़ेगी, मतलब जिसकी वैल्यू 1,20,000 हो। तो कहने का मतलब जब हमारी सिक्योरिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है लोन की वैल्यू से, तो दैट मीन्स जो इसके बीच का डिफरेंस है, बीच का डिफरेंस कितना है, 20,000 का डिफरेंस है, ये क्या कहलाने वाला है, मार्जिन। जैसे आप नॉर्मली बुक्स खरीदते हैं, कुछ दुकानदार 15% पे देते हैं, कुछ दुकानदार 10% पे देते हैं। 10% वाले में क्या होगा, आपको केवल 10% डिस्काउंट मिल रहा है ना। प्रॉफिट किसको ज़्यादा हो रहा है, दुकानदार को हो रहा है। 15% में क्या हो रहा है, 15% उसको क्या हो रहा है, 85% उसका रहता है, 15% आपको डिस्काउंट दे देता है। कहने का मतलब जब आपको पैसा जितना चाहिए उससे ज़्यादा की सिक्योरिटी आप रख रहे हो, उसके बीच के डिफरेंस क्या आ रहा है, मार्जिन है। इन केस मैं सेकंड केस, थर्ड केस और लेके चलती हूँ। आपको चाहिए 1,00,000 रुपये, सिक्योरिटी रख दी, बैंक आरबीआई ने डिसाइड किया कि सिक्योरिटी आप 80,000 की रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो लोन की अमाउंट ज़्यादा है कंपैरेटिवली सिक्योरिटी वैल्यू। तो इस केस में, किस केस में आप इसमें, एक तो फर्स्ट केस ये रहा आपका, सेकंड केस ये रहा आपका, थर्ड केस आपका ये है। तो आप ये बताइए कि किस केस के अंदर आप लोन लेना ज़्यादा पसंद करेंगे। ऑब्वियसली आप ये वाला सेलेक्ट करेंगे, है ना, ये वाला सेलेक्ट करेंगे। इसमें तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ही नहीं लेंगे, इसमें आप पॉसिबिलिटी है कि आप ले सकते हैं। तो आपके केस दो हैं कि जब क्या होता है, आपकी करंट वैल्यू सिक्योरिटी की बढ़ जाती है। बढ़ जाने का मतलब गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने ज़्यादा वैल्यू पुट अप कर दी एज़ कम्पेयर टू देयर लोन वैल्यू। तो लोग क्या कहेंगे, हम नहीं लेते, हम नहीं लेंगे। तो मतलब क्या है, डिमांड जो है मार्केट से क्या हो गई है, कम हो गई है। अगर डिमांड कम हुई तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सप्लाई कम होगी तो किसको कंट्रोल किया जा रहा है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल। ये कंसेप्ट देखो स्टार्टिंग से चलता आ रहा है, लॉजिक समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पे क्या है नेक्स्ट, कि अगर वैल्यू इसकी मार्जिन रेट की क्या है, कम है, तो नॉर्मल सी बात है लोग ज़्यादा लेना पसंद करेंगे, लोन ज़्यादा लेना पसंद करेंगे ना। तो ज़्यादा लेना पसंद करेंगे तो इसका मतलब क्या है, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई भी बढ़ेगी, जिससे क्या कंट्रोल होगा, डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। देखो जी यही पॉइंट एज इट इज़ लिखे हुए, ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर एज इट इज़ लिखा हुआ है। आई होप आपको ये जो बीच का जो डिफरेंस का है, इसको क्यों मार्जिन कहते हैं। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ रही है तो क्या होगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो रही है। तो अब अपने से रिलेट करके देखो कि आप क्या लोन लेंगे ऐसे, अगर आपको महंगा लोन मिल रहा है। ऑब्वियसली बेटा नहीं लेना, अगर मैं दूं तो तब भी नहीं लेना, आँख बंद करके नहीं लेना, ठीक है। चलो जी, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि पर्टिकुलर कोटा फिक्स कर देना कि इतने का ही आपको क्या मिलने वाला है, एक बिजनेस एक्टिविटी के अंदर आपको इतने का ही क्या मिलने वाला है, तो आपको क्रेडिट मिलने वाला है ना। अब मैं कह रही हूँ कि मैं पहले 50 करोड़ का क्या दे सकती हूँ, लोन दे सकती हूँ, ठीक है। अब आरबीआई ने डिसाइड कर दिया कि आप केवल 50 करोड़ का ही क्या कर सकते हो, लोन दे सकते हो। पहले कुछ भी नहीं था, फ्री फ्लो चल रहा था, जितना मर्जी आए मैं उतना दे सकती हूँ, जितना मर्जी आए उतना दे सकती हूँ, है ना। अब ये लिमिट सेट कर दी है, अब मेरे पास बाउंडेशन हो गई है कि मैं केवल इतना ही पैसा क्या कर सकती हूँ, लोन में दे सकती हूँ। इन केस रिक्वायरमेंट लोगों की 100 करोड़ रुपए की है और मेरी बाउंडेशन है 50 करोड़ की, तो क्या आप कंप्लीट कर पाएंगे, ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे। तो जब आप डिमांड ही कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो मार्केट में पैसों की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी। जब डिमांड ही नहीं पूरी हो रही है तो क्या हो रहा है, जब एक पर्टिकुलर लिमिट सेट कर दी जाती है तो क्या हो रही है, जो सप्लाई है मार्केट में हो ही नहीं रही है, सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है। सप्लाई कम होगी जिसके कारण से हमारी डिमांड भी क्या हो रही है, कम हो रही है। डिमांड कम होगी तो नॉर्मल सी बात है, सप्लाई कम हो रही है तो नॉर्मल सी बात है कि आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे। ये लॉजिक्स ना सब में सेम है, अगर डिमांड सप्लाई दोनों गिर रही है तो यहाँ पे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी, डिमांड सप्लाई दोनों बढ़ रही है तो यहाँ पे डिफ्लेशन कंट्रोल होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है ये क्रेडिट सिस्टम तो नॉर्मल सी बात है बाउंडेशन लिमिट सेटअप कर दी है आपने, है ना। बाउंडेशन सेट कर दी है कि इतना इतना पैसा हम इतना ही देंगे, जिसके कारण मार्केट में जो सप्लाई है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। सप्लाई कम हो रही है तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो रहा है। इसके जस्ट अपोजिट अगर ये इंट्रोड्यूस ही ना करे, कोई लिमिट ही सेट ना करे तो इट्स नॉर्मल फ्री फ्लो चलेगा, मनी की सप्लाई डिमांड होगी वो सब कंप्लीट होगी, है ना।
चलो, ये हमारा बैंक रेट हो गया था, CRR हो गया, SLR भी हो गया है, और हमारे पास ये अभी हमने किया ओपन मार्केट का पॉइंट, एंड देन लास्ट इज हमारे पास यही पॉइंट थे। हो गया हमारा कंसेप्ट क्लियर। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट भी हो गया, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट भी हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये सब सारे का सारे जो टॉपिक है बैंकिंग का ये पूरा चैप्टर है अच्छा लगा होगा, समझ के बिल्कुल समझ में आ भी गया होगा। हमने बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक को डिस्कस किया है, मल्टीप्लायर क्या होता है, कैसे किसी टॉपिक को शॉर्ट आउट करते हैं, बैंक क्या होता है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, सबको डिस्कस कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। अगर किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है, और अपने जो सुझाव हैं वो भी दे सकते हैं कि किस तरीके से और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, किस तरीके से और कुछ नया इन्वॉल्व करके हम पढ़ाएं, राइट, और अच्छे और क्या कौन से एग्जाम्पल दे जो हमारे इसके लिए सुटेबल है। तो आप हमें सब कुछ सजेशन कर सकते हैं, इवन वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कमेंट ज़रूर करना है, क्योंकि कमेंट आपके पॉजिटिव है हमें मोटिवेशन मिलता है, बटे क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही साथ अगर आप नेगेटिव भी दे रहे हैं तो उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा कि इस बच्चे को ये पसंद नहीं आया तो क्यों नहीं आ रहा है, तो रीज़न क्या है, उस रीज़न को ढूंढेंगे और देन उसके अंदर हम इम्प्रूव करेंगे। हर चीज़ एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलनी पड़ती है, तो आप भी लेके चलिए, आप भी कमेंट करिए। अगर अच्छा लग रहा है तो लेक्चर प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, हैव ए नाइस डे, और अपने एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। अच्छे होंगे एग्ज़ाम, कोई डरने वाली बात नहीं है। ओके।